हमारे नए चैनल पर वीडियो अपलोड करने के अवसर पर पहले 100 सब्सक्राइबर्स के लिए एक विशेष उपहार है। वह कैसा वीडियो में बताया गया है। रूस और चीन ने ईरान के साथ संबंध बनाए रखे हैं, जिससे स्थिति और जटिल हो जाती है। इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। भारत की विदेश नीति और मध्य पूर्व में उसके हितों पर अधिक गहराई से चर्चा। ईरान हिजबुल्लाह को वित्तीय और सैन्य सहायता प्रदान करता है, जिसे इजराइल अपनी उत्तरी सीमा पर एक बड़ा खतरा मानता है। यह संघर्ष समस्त मध्य पूर्व और वैश्विक सुरक्षा के लिए भी गंभीर परिणाम लेकर आ सकता है। आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि यह युद्ध क्यों हुआ, इसके कारण क्या है, कौन सा देश ज्यादा शक्तिशाली है। इस युद्ध से कुछ वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं। इसका भारत पर क्या असर होगा और इसके वैश्विक प्रभाव क्या हो सकते हैं। शाह के शासनकाल में 1979 की ईरानी क्रांति से पहले ईरान और इजराइल के बीच अच्छे संबंध थे। ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी ने इजराइल को मान्यता दी थी और दोनों देशों के बीच आर्थिक, सैन्य और खुफिया सहयोग था। इजराइल को ईरान से तेल मिलता था और ईरान को इजराइल से आधुनिक हथियार और तकनीकी सहायता मिलती थी। इस क्रांति ने ईरान में राजशाही का अंत कर दिया और एक इस्लामी गणराज्य की स्थापना की। नए सर्वोच्च नेता अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमानी ने इजराइल को शैतान और अवैध ज़ायोनी इकाई घोषित किया। ईरान ने इजराइल के साथ सभी संबंध तोड़ दिए और फिलिस्तीनी कारणों का मुखर समर्थक बन गया। यह वह महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने दोस्ती को कट्टर दुश्मनी में बदल दिया। ईरान एक शिया इस्लामी गणराज्य है, जबकि इजराइल एक यहूदी राज्य है। इन मूलभूत धार्मिक और वैचारिक मतभेदों ने आपसी अविश्वास और दुश्मनी को बढ़ावा दिया है। ईरान का इजराइल के अस्तित्व के अधिकार को नकारना और उसके विनाश का आह्वान करना संघर्ष का एक केंद्रीय बिंदु है। इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। इजराइल का मानना है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश कर रहा है, जिसका उपयोग वह इजराइल पर हमला करने के लिए कर सकता है। ईरान हमेशा अपने परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बताता रहा है, लेकिन इजराइल और कई पश्चिमी देश इस पर संदेह करते हैं। אנחנו התקנו אותם מראש, הם ידעו על התקיפה. מה הם יעשו עכשיו? אני משאיר את זה לנשיא טראמפ, הוא מקבל את ההחלטות שלו באופן עצמאי, ואני לא מתכוון לדבר בשבילו. הוא עושה את זה בצורה מאוד משכנעת ומאוד תקיפה. הוא אמר לאיראן אסור שיהיה נשק גרעיני, אסור שיהיה להם יכולת השערה. אני חושב שבזה הוא מיצה את המדיניות האמריקנית, את מימוש... JCPOA संयुक्त व्यापक कार्य योजना ईरान परमाणु समझौता। यह एक महत्वपूर्ण समझौता था जिसका उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करना था, जिसके बदले में उस पर से प्रतिबंध हटाए जाते। इजराइल इस समझौते का कड़ा आलोचक रहा है। ईरान और इजराइल मध्य पूर्व में क्षेत्रीय वर्चस्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ईरान हिजबुल्लाह को वित्तीय और सैन्य सहायता प्रदान करता है, जिसे इजराइल अपनी उत्तरी सीमा पर एक बड़ा खतरा मानता है। ईरान गाजा में हमास और अन्य फिलिस्तीनी समूहों का समर्थन करता है, जो इजराइल के साथ सशस्त्र संघर्ष में शामिल हैं। ईरान की सीरिया में सैन्य उपस्थिति और सीरिया सरकार के लिए समर्थन को इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में देखता है, क्योंकि यह ईरान को इजराइल की सीमा के करीब सैन्य ठिकाने स्थापित करने की अनुमति देता है। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ गुप्त अभियान, जासूसी और साइबर हमले करते रहे हैं। स्टक्सनेट वायरस, यह एक प्रसिद्ध उदाहरण है जहां इजराइल और अमेरिका पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बाधित करने के लिए इस वायरस का इस्तेमाल करने का आरोप लगा था। इसी इजराइल नियमित रूप से सीरिया में ईरानी सैन्य ठिकानों और हथियार कंसाइनमेंट पर हवाई हमले करता रहता है।
ईरान ने इन हमलों के जवाब में कभी-कभी प्रॉक्सी समूहों के माध्यम से या सीधे इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर में शिपिंग मार्गों पर भी तनाव बढ़ा है, जिससे वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा पर असर पड़ रहा है। दोनों देशों के शीर्ष नेता, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनी, एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण बयान देते रहे हैं, जिससे तनाव और बढ़ता है। ये संघर्ष पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र को अस्थिर करता है, जिससे लेबनान, सीरिया, इराक और यमन जैसे देशों में प्रॉक्सी युद्ध और संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है। शरणार्थी संकट और मानवीय स्थितियां बिगड़ सकती हैं। मध्य पूर्व दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। किसी भी बड़े संघर्ष से तेल की कीमतों में भारी वृद्धि हो सकती है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे महत्वपूर्ण शिपिंग मार्गों में रुकावट से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हो सकती हैं। अमेरिका इजरायल का प्रमुख सहयोगी है और ईरान का विरोधी है। यह क्षेत्र में अमेरिकी नीतियों को जटिल बनाता है। रूस और चीन ने ईरान के साथ संबंध बनाए रखे हैं, जिससे स्थिति और जटिल हो जाती है। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व से आयात करता है। संघर्ष से भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा असर पड़ेगा। मध्य पूर्व में लाखों भारतीय काम करते हैं। किसी भी संघर्ष से उनकी सुरक्षा और स्वदेश वापसी एक बड़ी चुनौती बन जाएगी। क्षेत्रीय अस्थिरता से भारत के व्यापार और निवेश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, खासकर चाबहार बंदरगाह जैसी परियोजनाओं पर। भारत इजरायल और ईरान दोनों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश करता है। अभी जो अनिश्चितता का माहौल रहा है, इससे यह आशंका है कि ये बहुत तेजी से ऊपर बढ़ सकता है। यह संघर्ष भारत के लिए एक नाजुक राजनयिक संतुलन बनाए रखने की चुनौती पेश करता है। फ्यूचर सिनारियोज एंड प्रॉस्पेक्ट्स फॉर रेजोल्यूशन। दोनों देशों के बीच सीधे सैन्य टकराव की संभावना हमेशा बनी रहती है, जिसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण बनाए रखना एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी रहेगी। Сега тези 4 дни ми се сториха като цял месец. Просто как не можеш да излезеш, не можеш някъде по-надалеко, надалечно място да отидеш. Трябва да се съобразяваш с ситуацията, където има скривалища там. Например, детето не можем да го изведем. अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा बातचीत और कूटनीति के माध्यम से तनाव कम करने के प्रयास आवश्यक हैं। एक टू स्टेट सॉल्यूशन जो इजरायल के साथ एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की कल्पना करता है, क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। क्षेत्रीय सहयोग। मध्य पूर्व के देशों के बीच अधिक सहयोग और विश्वास निर्माण उपायों से तनाव कम हो सकता है। ईरान और इजरायल के बीच का संघर्ष ऐतिहासिक, वैचारिक और भू-राजनीतिक कारणों से उपजा एक जटिल मुद्दा है। इस संघर्ष के क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा, ऊर्जा और अर्थव्यवस्था पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। शांति और स्थिरता के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच निरंतर कूटनीति, बातचीत और समझौता आवश्यक है। Israel and Iran are battling for a fourth consecutive day, and the fighting only seems to be intensifying. In a dramatic incident, Israel has struck Iran's state-run television station. The station was in the middle of a live broadcast when it was hit. We could see the studio going up in smoke, and a woman who was broadcasting at the time was forced to scramble for cover. At the same time, Israel also has issued an evacuation order for part of उपहार पाने का तरीका जाने।
सब्सक्राइब करें। किसी भी वीडियो पर अपने सब्सक्राइबरों की संख्या के साथ कमेंट करें। उसके बाद जब लक्ष्य पूरा हो जाएगा तो हम आपसे संपर्क करेंगे। 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 के तहत इजराइल पर लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इस हमले में नेवदिम और तेलनॉफ एयर बेसों को मामूली नुकसान हुआ और कुछ नागरिक क्षेत्रों में भी क्षति हुई। इजराइल ने इन हमलों का प्रतिवाद करते हुए 19 अप्रैल 2024 को ईरान के एक वायु रक्षा सुविधा पर हवाई हमला किया। इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को गंभीर खतरा बताया है। 2025 में इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के परमाणु सुविधाओं पर हमले किए, जिसमें कई प्रमुख वैज्ञानिकों की हत्या और महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इन हमलों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कोई गंभीर असर नहीं पड़ा है। इस संघर्ष का वैश्विक स्तर पर भी प्रभाव पड़ा है। अमेरिका, रूस, चीन और संयुक्त राष्ट्र ने इस स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। अमेरिका ने इजराइल का समर्थन किया है, जबकि रूस और चीन ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। Iran is showing no signs of backing down. It has continued to fire barrages of long-range missiles into Israel, dozens of missiles. Now, Israel does have air defenses, but it is not enough to stop all of the missile fire. We've seen a number of missiles land in Israeli cities, causing some heavy damage and deaths. Now, President Donald Trump at the G7 summit in Canada, he's calling on these two enemy countries to begin negotiations. यूरोपीय देशों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर पुनः बातचीत की आवश्यकता जताई है। भारत के लिए भी यह संघर्ष महत्वपूर्ण है। भारत मध्य पूर्व से ऊर्जा का प्रमुख आयातक है और इस क्षेत्र में संघर्ष से आपूर्ति श्रृंखलाओं में विघटन हो सकता है। इसके अलावा भारतीय कंपनियों की इजराइल में निवेश और व्यापारिक संबंध भी प्रभावित हो सकते हैं।